वादी गुलपोश के सभी सुनने और देखने वालों को खादिम आसिफ भट्ट का सलाम पहुँचे। लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं, अहले ज़ुबान से आगे। अमेरिका का एक पोएट है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का कहना है, अगर किसी नौजवानों से पूछा जाए कि वो कॉलम निगारी और पोएट्री क्यों करते हैं, तो उनका यही कहना होगा कि हमें अच्छी बातें जो हैं लोगों तक पहुंचानी हैं। कॉलम निगारी इज द लैंग्वेज एट इट्स मोस्ट डिटैच्ड एंड मोस्ट पावरफुल। कहते हैं ना कि खूबसूरत लफ्जों का खूबसूरत इजहार कॉलम निगारी करती हैं। आज हमारे साथ एक फेमस राइटर कॉलम निगार डॉक्टर हिनाना बर्जी हमारे साथ बराह रास्त हैं। मैम मैम से दोनों पहलों पे मुश्तरका बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सबसे कैसे हैं आप? बस दुआ। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आप पेन के हवाले से बताइए कि एज अ पोइट, एज अ डॉक्टर, तो आप कैसे देखते हो इन चीज़ों को, और रियली जो है डज द पेन्स अंडरस्टैंड द ह्यूमन सफरिंग्स? देखिए, एज़ राइटर मुझे ये लगता है मुझे दर्द को समझने की थोड़ी सलाहियत ज़्यादा आ गई हम्म, है। जब तक मैं मेडिसिन में नहीं आई थी, मैं एक एंगल से देखती थी पेन को। जैसे जो लिखाई में आता है पेन, बाकी तरह की तकलीफ़ें, दुःख, दर्द। लेकिन जब मैं मेडिसिन में आई तो मुझे एहसास हुआ कि हम एक बहुत सुपरफिशियल नज़रिए से देखते हैं दर्द को। एज़ अ डॉक्टर भी मुझे कई बार ये लगा कि हम जिस्म का इलाज करते हैं, बट बीइंग अ राइटर मुझे ये समझ आया कि इंसान का सिर्फ़ जो जिस्म का इलाज है वही दर्द में ठीक करने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि डब्ल्यूएचओ की जो नई डेफ़िनेशन है पेन की, वो पेन को होलिस्टिक वे में सिखाती है हमें देखना, ठीक है? तो इसीलिए ये हुआ कि मेडिसिन की वज़ह से मेरी राइटिंग बेटर हो रही शायद, सॉरी, मेडिसिन की वज़ह से मेरी राइटिंग बेटर हुई, और राइटिंग की वज़ह से शायद द वे आई परसीव पेन इन डिफरेंट पेशेंट्स वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ। अगर आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्रोनिक पेन, सबसे जी। बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है इस हवाले से? क्रॉनिक पेन के बारे में सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट ये है कि ये सिर्फ़ जिस्म का दर्द है। हालाँकि क्रॉनिक पेन हम उस पेन को कहते हैं जो 3 से 6 महीने से ज़्यादा रहे। इसकी डेफ़िनेशंस में भी थोड़ी चेंज आ गई है। क्रॉनिक पेन को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। अगर क्रॉनिक पेन वाला पेशेंट ये कहे और बार-बार कहता रहे कि मुझे पेन है या मैं तकलीफ में हूँ, तो लोग मानने से इनकार करते हैं कि वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा पेन क्या होता है कि जो रोज़ ही रहे। तो पेशेंट को एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है जब वो बार-बार अपना पेन बोलता है, तो पेशेंट्स क्या करते हैं, वो फिर छुपाना सीख लेते हैं अपने दर्द को। कोई जैसे किसी को सर दर्द है, वो बार-बार बोलेगा मुझे आज सर दर्द है, मैं जा नहीं सकता हूँ, या माइग्रेन है। तो लोगों का ना एक लेबल लग जाता है कि इसको तो रोज़ ही सर दर्द रहता है, तो वो पेशेंट फिर अपनी प्रॉब्लम बोलना अवॉइड करता है। तो वो चीज़ थोड़ा क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्रॉनिक पेन के लिए सबसे बड़ा हर्डल है कि वो नहीं बता सकते लोगों को कि हमें अब इस डॉक्टर के पास जाना है या उस डॉक्टर के पास जाना है। तो इसीलिए पेन फिजिशियन से कंसल्टेशन ज़रूरी है, क्योंकि हम स्पेशलाइज़्ड होते हैं क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, आप कहाँ पे देखते हैं मुस्तकबिल आने वाली पीढ़ी का, इस हवाले से टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कहाँ पे हैं? देखिए, एक टाइम था और अभी भी जो टाइम चल रहा है हमारी वर्ल्ड में, हमारा पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो है, उसमें ये है कि पेन को मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं, या मतलब प्रोफाइलैक्टिकली कुछ बोलेंगे वजह आपको क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, फिजियोथेरेपी आ गई है। लेकिन वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है पेन मॉड्यूलेशन का। पेन मॉड्यूलेशन को आप ऐसे समझिए कि सी फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी में और ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं, जो इस पेन का सिग्नल ब्रेन को देते हैं। लेकिन एक ग्रुप ऑफ फाइबर्स होता है ए बीटा फाइबर्स, जो इस पेन को कम करके प्रेजेंट करता है। तो अब हम उस एरा में आ रहे हैं जिसको हम पेन मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसमें हम ये जो पेन फाइबर्स है सी और ए डेल्टा, इसको ओवरराइड कर देते हैं ए बीटा फाइबर्स से, जो कि आप ये समझिए ब्रेन को एक तरीके का समझाना कि ये पेन उतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि क्रॉनिक पेन वो पेन होता है कि अगर कभी ट्रीटमेंट हो भी गई आपकी बेसिक प्रॉब्लम की, पेन उसके बाद भी रह रहा है, ठीक है? तो फ्यूचर ऑफ पेन इज़ न्यूरोमॉड्यूलेशन।
अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी किसी को पेन होती है हेड में किसी भी जगह, वो पैरासिटामॉल उठाते हैं या किसी जगह उनको ले जाते हैं पीर फ़कीर के पास। तो इस हवाले से भी आपका नज़रिया क्या है? हर चीज़ का अपना स्पेशलिस्ट होता है और ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक्स तो बहुत ही बुरी चीज़ है। इसको हम मेडिसिन ओवर यूज़ हेडेक भी कहते हैं फिर। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट किसी भी वजह से मेडिसिन ज़्यादा लेना शुरू कर देता है, एनएसएइड्स या हेडेक की दवाइयाँ लेना शुरू कर देता है, तो एक बैकग्राउंड पेन उसको रहना शुरू हो जाता है। एक तरीके का ब्रेन अडैप्ट हो जाता है उस पेन के साथ और फिर वो उस दवाई के बगैर ठीक नहीं हो पाता और एक कांस्टेंट हेडेक रहती है। तो ये एक चीज़ है जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पीर फ़कीर के पास चले जाते हैं, तो इसको मैं नेगेट भी नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में एक चीज़ है और दूसरी बात ये है कि रिलिजियसली भी प्रूवन है कि रुक़्या कर सकते हैं या बाकी आयात पढ़ सकते हैं। तो या स्पिरिचुअलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट, मेडिटेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट डेफिनिटली। आपसे जानने की कोशिश करेंगे उन पेशेंट्स को क्या आप कहना चाहेंगे जिनके पास वो पेशेंस नहीं रखते हैं, हीलिंग, एंडोरेंस और होप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया इतनी होपलेस भी नहीं है। अगर आप टाइम पर पेन मैनेजमेंट स्टार्ट कर दें, तो शायद आपका पेन नहीं बढ़ेगा और लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स को जज मत करें। हुँ, हुँ। उनको जज करना मतलब ये है कि उनके पेन को आप कम नहीं कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। बहुत सी ऐसी कंडीशंस है, चाहे माइग्रेन हो गया, फाइब्रोमियल्जिया हो गया, इन चीज़ों में क्या होता है जितना पेशेंट को ऑपोज़िशन मिलती है सोसाइटी से, उस वजह से उनका वो हौसला कम हो जाता है कि वो और ज़्यादा एडवाइस सीक करें या किसी पेन फिज़िशियन से मिलें। अगर हम अर्ली स्टेज में इसका इलाज ना करें, तो कितना खतरनाक हो सकता है? तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खतरनाक की बात नहीं है क्योंकि क्रॉनिक पेन वो पेन है जो कभी इस वजह से भी परसिस्ट करता है, हालाँकि प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जिसमें पेन रह रहा है, क्योंकि वो बॉडी अडैप्ट हो जाती है फिर उसी पेन लेवल पे, उसी पेन थ्रेशोल्ड पे। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि वो खतरनाक है या खतरनाक नहीं है, ये है कि वो पेशेंट किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है उस पेन को, फिर उसके बर्दाश्त की लेवल पूरी हो जाती है। कई बार ऐसे पेशेंट और अक्सर देखा गया डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन तो खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपसे जानने की कोशिश करेंगे जब हम किसी को पेन हो जाती है तो कुछ 1 हफ्ते तक वो उसका इलाज नहीं करता है, तो सिंपल लग जाता है। तो जो ये क्रोनिक पेन है, ये कितनी देर तक मंथ्स के बाद इसका इलाज कर सकते हैं? कैसे पता लग जाएगा ये क्रोनिक पेन है और सिंपल पेन? क्रॉनिक पेन मतलब अगर 3 से 6 महीने से ज़्यादा कोई भी दर्द रहता है, तो वो क्रॉनिक हो जाता है। तो हर एक क्रॉनिक पेन का इलाज फिर अलग-अलग है। अगर माइग्रेन है तो ट्रीटमेंट एक है, फाइब्रोमियल्जिया है तो ट्रीटमेंट दूसरा है, कोई और प्रॉब्लम है इस तरह की तो ट्रीटमेंट तीसरा है। तो क्योंकि क्रॉनिक पेन के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें हमें क्या करना चाहिए, एक जनरलाइज़्ड बात नहीं कह सकते हम कि क्रॉनिक पेन में ये मेडिकेशन लेनी। कोई ऐसा सवाल जो मुझे आपसे कहना चाहिए था और मैंने नहीं कहा, तो आप उसका जवाब दे सकते हो। एज़ सच तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर से मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ और मैं अपने हर इंटरव्यू में ये कहती हूँ कि बहुत टॉलरेंस चाहिए। अगर आपके घर में कोई क्रॉनिक पेन पेशेंट है, तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करिए कि सच में पेन में है, क्योंकि वहाँ से ही हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप बार-बार किसी पेशेंट को ये कहते हैं कि नहीं ये रोज़ का दर्द है और वो फिर उस पर ध्यान नहीं देता वो पेशेंट, वो इग्नोर हो जाता है, फिर वो डरता है अपनी प्रॉब्लम किसी को बताने से। मेन तो मैं यही कहना चाहूँगी। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला उसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह